नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। और आप सभी कैसे हैं, जल्दी से बताएंगे अपना हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं भावना भाटी प्रणाम करती हूँ और आप सभी दोस्तों जो भी आज क्लास में आए हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं। आज दूसरा दिन है 2026 का। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक आप लोगों ने अपना जो एम है इस वर्ष के लिए वो बना लिया होगा और उसको अचीव करने के लिए आप लगातार मेहनत में जुट गए होंगे, काम करना आपने शुरू कर दिया होगा। तो राधे राधे, प्रेम आ चुके हैं, प्रीमोमी विश्वास आ चुके हैं। अरे वाह, किस तरीके का नाम है, मरीन मोए विश्वास। अजय आ चुके हैं और दूसरे बच्चों के कमेंट्स भी एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास तक पहुँच सके और सभी लोगों के कमेंट्स में रीड कर सकूँ। एक बार आप आएँ और जल्दी से बताएं कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एम आई ऑडिबल? जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार है, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नितिश, अभिषेक, शुभम, प्रीति, प्रिया, विष्णु, बहुत तेजी से कमेंट भागने लगे हैं अब। मोहन, काजल, सत्यम, भावना, मोहित, नेहा, जसवीर यादव। चलो बहुत बढ़िया। अब चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था प्लांट टिश्यू। एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। इसके बाद मैं आपको इकोलॉजी वाला चैप्टर कराऊंगी, पादप ऊतक जिसको हम कहते हैं पादप ऊतक। ठीक है, तो पादप ऊतक की हम लोग बात करेंगे, प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यू है, यहाँ से आप लोगों को एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो भाई पादप ऊतकों की जब बात करते हैं तो मैंने कल बताया था पादपों में दो तरीके के ऊतक होते हैं। एक होते हैं मैरिस्टेमेटिक, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैरिस्टेमेटिक जिसको हम लोग कहते हैं विभ्य जोतक। क्या कहते हैं भाई? मैरिस्टेमेटिक को विभ्य जोतक कहते हैं, विभ्य जोतक। तो विभ्य जोतक होते हैं, एक तो आप लोग बताओगे विभ्य जोतक। ये जो विभ्य जोतक ऊतक होते हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऐसे ऊतक हैं जो विभाजन करते हैं लगातार। कल बताया था आपको मैंने, इनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है। अब इनको तीन भागों में बांटा गया है ना। इनके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले थे एपिकल। आपको पूछेगा कि एपिकल टिश्यू यानी शीर्ष ऊतक ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो शीर्ष ऊतक होते हैं ये पादपों के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। तो ये पादपों के कहाँ होते हैं भाई? शीर्ष भागों में। पादपों के शीर्ष, पादपों के और जड़ों के प्यारे दोस्त। ठीक है, जड़ों के शीर्ष भागों में होते हैं। जो टॉप वाला भाग होता है वहां पर शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, तभी इनको कहते हैं शीर्ष ऊतक। तो पेपर में क्वेश्चन यह आ जाता है, किस प्रकार के ऊतक पादपों के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। तो आप बताते हो शीर्ष ऊतक या एपिकल टिश्यू जिनको कहते हो। तो दीज आर फाउंड, आप लोग बताएंगे दीज आर फाउंड। ये कहाँ होते हैं? दीज आर फाउंड ऑन एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिकल पार्ट पर मिलते हैं, एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड रूट। जड़ों के भी एपिकल पार्ट पर मिलते हैं प्यारे दोस्त। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जड़ों के और पादपों के शीर्ष भाग पर कौन से ऊतक होते हैं। स्टार लगा दिया तो बताते हो एपिकल टिश्यू। जैसे समझना भी है ना, ये भाई एक कोई एक पौधा है, ये इस तरीके से, ये इस पौधे से पत्तियां निकल रही हैं, देखो ये निकल रही, ठीक है, ये निकल रही। अब ये वाला इस पौधे का क्या होगा? एपिकल पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ से नई नई पत्तियां आ रही हैं, ये कौन सा पार्ट होगा? एपिकल वाला पार्ट। ये शीर्ष पार्ट होगा बेटा। तो यहीं पर मिलते हैं शीर्ष ऊतक। तो पौधे के जो टॉप रीजन पर एपिकल वाले पार्ट पर कौन से ऊतक मिलते हैं? तो आप बताते हो एपिकल टिश्यू या शीर्ष ऊतक मिलते हैं। वैसे ही जब इस पौधे की जड़ की बात करेंगे, अब मान लीजिए ये इस पौधे की जड़ें हैं, मिट्टी है, ये मिट्टी है प्यारे दोस्त, और मिट्टी के अंदर होती हैं जड़ें। तो ये जड़ें हैं इस पौधे की, ये रही जड़ें। तो जड़ों का भी एपिकल पार्ट जो होगा, जड़ों का भी शीर्ष भाग जो होगा, जड़ें कहाँ को ग्रोथ करेंगी? जड़ें नीचे की तरफ को ग्रोथ करेंगी। तो जड़ों के भी एपिकल पार्ट पर कौन से टिश्यू मिलेंगे? तो आप बताते हो यही मिलेंगे शीर्ष ऊतक। तो जड़ और पादपों के एपिकल पार्ट पर या शीर्ष भाग पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो आप बताओगे एपिकल टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है बेटा
अभी जैसे लाइव चल रही है, इसके बाद आप जब भी इस क्लास को देखोगे रिकॉर्डेड ही मिलेगी आपको। चलो आओ आगे बात करते हैं, अगले ऊतकों की बात करेंगे। दूसरे ऊतक कौन से होते हैं? इंटर कैलरी टिश्यू। दूसरे होते हैं भाई इंटर कैलरी, है ना, इंटर कैलरी। दूसरे टिश्यू कौन से हैं? अंतर्वेशी जिनको कहते हैं, अंतर्वेशी ऊतक। दूसरे कौन से हैं बेटा? अंतर्वेशी, इंटर कैलरी। तो जब हम लोग शीर्ष ऊतक के बाद बात करते हैं तो फिर आते हैं आपके इंटर कैलरी। अच्छा, इंटर कैलरी, इंटर का मतलब मध्य, है ना, इंटर का मतलब मध्य। तो ये पौधों के मध्य भागों में होंगे, जैसे यहाँ पर ये वाले टिश्यू, यहाँ अब यहाँ पर ये जो पौधों के बीच बीच में जो टिश्यू दिख रहे हैं ये, या यहाँ से जो पौधे ग्रोथ करेंगे ये हो जाते हैं आपके इंटर कैलरी। यहाँ पर आ जाते हैं भाई इंटर कैलरी। तो ये कहाँ होंगे? ये होते हैं आपके अंतर्वेशी ऊतक। ये कहाँ मिलते हैं? ये शाखाओं वगैरह में मिलते हैं। तो पौधों में नई नई शाखाएं निकलेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग बताओगे कि ये शाखाओं में पाए जाते हैं। ये शाखाओं के अंदर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, शाखाओं में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के ऊतक शाखाओं में पाए जाते हैं? आपने कहा इंटर कैलरी, क्लियर। तो आप बताएंगे फाउंड इन ब्रांचेस। कहाँ मिलते हैं? ये ब्रांचेस में मिलते हैं। पौधों के अंदर से जो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई नई शाखाएं निकलती हैं, ये उनके अंदर मिलते हैं भाई दोस्तों। समझ में आ गई बात? देखो एक ना एक क्वेश्चन रोज आता है, ये रोज, जैसे आज फिर से आदर्श पूछ रहे हैं कि मैडम जी कितने नंबर बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो बेटा मैंने आपको बहुत बार बता दिया, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो सिलेबस अब लगभग हो ही गया है, ठीक है, सिलेबस अब लगभग हो ही गया। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं आगे की तरफ। और तीसरे नंबर के जो ऊतक हैं वो कौन से होते हैं? तो तीसरे नंबर के जो टिश्यू हैं ये हो जाते हैं, आप बताते हो लेटरल टिश्यू। ये हो जाते हैं लेटरल, यानी पार्श्व ऊतक। पार्श्व बोले तो सबसे पीछे की तरफ, तो ये तने के पिछले भाग में पाए जाते हैं। तो तने के सबसे पिछले भाग में कौन से ऊतक होते हैं? पार्श्व। तो बताओगे तने के पार्श्व भाग में या तने के पिछले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तने के पश्च भाग में पाए जाते हैं, पश्च भाग में पाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे ऊतक हैं जो तने के पश्च भाग में पाए जाते हैं? तो आप बताते हो पार्श्व ऊतक, यानी लेटरल टिश्यू। तो बताओगे फाउंड इन लेटरल पार्ट ऑफ, फाउंड इन लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम, लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम। तो ये स्टेम के लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं दोस्तों। तने के सबसे पीछे वाले भाग में कौन से ऊतक होते हैं? लेटरल होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा चंदन जी बहुत बढ़िया। तो देखो अब ये तना हो गया, ये तने का सबसे पीछे वाला भाग है, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको लेटरल टिश्यू, यहाँ पर मिलेंगे आपको पार्श्व ऊतक। तो तने के सबसे पिछले भाग में जो ऊतक होते हैं, ये तने का सबसे पिछला भाग है, तो यहाँ पर मिलते हैं आपको पार्श्व ऊतक। इंटरनोड, इंटर कैलरी, बिल्कुल सही बात। तो इंटरनोड जो है, इंटरनोड के अंदर इंटर कैलरी टिश्यू होते हैं। तो ये 3 तरीके के टिश्यू से आपको पूछा जाएगा, आप बता दोगे। अब बात करते हैं कि मैम जो दूसरे तरीके के ऊतक थे वो कौन से थे? परमानेंट। बताया था ना कल कि परमानेंट टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर। तो अब जब हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, अब जब हम लोग स्थायी ऊतकों की बात करते हैं, तो स्थायी ऊतकों में आपको मैंने कहा था कि ये 2 भागों में बटे हुए हैं स्थायी ऊतक। अब 2 भागों में बटे हुए थे, तो कौन कौन से थे? जल्दी बताओ सभी दोस्त, जल्दी से बताएं कि कल जो मैंने आपको स्थायी ऊतकों के 2 भाग बताए थे कौन कौन से थे, जल्दी बताओ, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक बच्चा क्या कह रहा है कि मैडम जी जो आप पढ़ाती समझ नहीं आता है। भैया क्या समझ नहीं आता है ये बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ प्यारे दोस्त, क्या समझ नहीं आता है? आप, मैंने कहा था कि मैं एकदम धीरे धीरे आपको पढ़ाती हूँ। एक बार आप जो क्लास में नहीं समझ पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देखा करो बेटा। फिर रिकॉर्डेड क्लास में जब आप देखोगे चीज़ों को तो आपको फिर चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है आप पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हो, इसीलिए आप कई बार इन शब्दों के जाल में फंस जाते होंगे। तो शब्दों के जाल से तब निकलोगे बेटा जब आप थोड़ा बहुत अपने आप पर वर्क करोगे। जैसे मैंने बताया था कि ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे ऊतक पादपों में पाए जाते हैं। पादपों में पाए जाते हैं
तो प्यारे दोस्त पादपों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो मैं आपको बताकर चल रही हूँ। जड़, तना, पत्ती, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, पादपों के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी क्या करना होगा बेटा, काम करना होगा, तो समझ में बिल्कुल आएगा। हाँ जी, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू दो भागों में बटे होते हैं। एक तो इनका पार्ट होता है भाई सिंपल, सिंपल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल कहते हैं, और एक इनका भाग होता है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। वन पार्ट इज कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। तो ये दो तरीके के हो जाते हैं, है ना। अब जब हम बात करते हैं सिंपल की, तो मैंने कल आपको सिंपल भी बताए थे कि सिंपल 3 तरीके के होते हैं, और मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 2 तरीके के होते हैं। तो सिंपल कितने थे भाई, 3 प्रकार के थे, और कॉम्प्लेक्स कितने थे भाई, 2 प्रकार के थे। तो ये दोनों अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल पढ़ते हैं। सिंपल 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि मैम जो सिंपल होते हैं इसमें हमें कल आपने बताया था कि सिंपल टिश्यू जो होंगे, सिंपल टिश्यू जिसको कहते हैं सरल ऊतक, सरल, ये सरल प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग सरल ऊतक कह देते हैं। अब ये जो सरल ऊतक होते हैं ये 3 थे, जिसमें सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। तो पेपर में आ जाएगा कि पैरेन्काइमा किस प्रकार का ऊतक है, तो सरल स्थायी ऊतक इसको कहते हैं हम लोग, है ना, पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा पैरेन्काइमा, जिसको हम लोग मृदुल ऊतक के नाम से जानते हैं। मृदुल ऊतक क्यों कहते हैं इसको भाई, पैरेन्काइमा, पैरन का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है, यानी मृदुल यानी कि बहुत ज्यादा कोमल। तो ये पादपों के कोमल भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताएंगे कि ये कोमल अंगों में पाए जाते हैं, ये पादपों के कोमल अंगों में पाए जाते हैं बेटा, पादपों के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। अब कोमल अंग कौन कौन से होते हैं भाई, कोई आपसे पूछे कि पादपों के कोमल अंगों में पाए जाते हैं, तो कोमल अंग कौन कौन से होते हैं, अब मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, जैसे ये फूल में पाए जाएंगे, फूल कोमल ही तो होता है, ये फल में पाए जाएंगे, फल कोमल ही तो होता है, ये पत्तियों में पाई जाएंगी, पत्तियां कोमल होती हैं। ठीक है, तो में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखना कि ये पौधों के फल, फूल और पत्तियों में पाए जाते हैं। तो फल, फूल, पत्तियां कैसे अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं। क्लियर, तो आप लोग बताकर चलते हैं इनके बारे में। दीज आर फाउंड, दीज आर फाउंड, these are found in soft area, in soft part of plant, soft part of plant। तो ये soft part of plant कौन कौन से होते हैं, तो मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर। ये आपको फ्लावर के अंदर मिलते हैं भाई, फूल जिनको आप पुष्प बोलते हो, फ्लावर। ठीक है, ये आपको फ्रूट में मिलते हैं, फल में मिलते हैं, है ना। एंड लीव्स, ये आपको लीव्स में मिलेंगे यानी पत्तियों में। तो ये होते हैं पौधों के सॉफ्ट भाग। ठीक है, अब इन ऊतकों के अंदर आपको एक और पॉइंट पढ़ना है कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ना, इनकी कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। जैसे कि एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक ये रही, एक ये रही, यहाँ यहाँ, तो मतलब इनकी कोशिकाएं ऐसे दूर दूर होती हैं। अब दूर दूर होती हैं कोशिकाएं, तो बीच बीच में तुम्हें इनके खाली जगह दिख रही है, बीच बीच में खाली स्थान दिख रहा है। देखो जहां मैं पिंक कलर का पेन चला रही हूँ, इनके बीच में खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, ये खाली जगह है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इन ऊतकों के आसपास क्या होती है, खाली जगह होती है। ये इनके बीच बीच में गैप होता है, इन टिश्यू के बीच बीच में खाली जगह होती है। देखो दिख रहा है ना, खाली खाली जगह है इन टिश्यूज के बीच में। तो मैम इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो ये जो इन ऊतकों के बीच बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह को कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। इस खाली जगह को कहेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इन ऊतकों की कोशिकाएं ऐसे दूर दूर होती हैं, और इन दूर दूर वाली कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। जो पिंक कलर का जितना भी एरिया दिख रहा है ना, ये खाली जगह है। ये पिंक कलर का जितना एरिया दिख रहा है, ये खाली जगह है। तो मैम इस खाली जगह को क्या कहते हैं, तो इस खाली जगह को कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस इसको कहते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। ठीक है, मतलब अंतराकोशिकीय अवकाश, क्या कहते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं इसको। तो अंतराकोशिकीय अवकाश किस प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है, तो आप बताते हो कि अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है इन ऊतकों के पास। ठीक है, तो कौन से ऊतक हैं
जिनमें अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, मतलब जिनकी कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, जिनकी कोशिकाओं के बीच बीच में खाली जगह होती है, उसको कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो कोशिकाओं के बीच का स्पेस। ठीक है, तो इन ऊतकों में अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाया जाता है, ये पूछा जाता है आपको पेपर। ठीक है, क्लियर। मैम कोशिका किसे कहते हैं? तो बेटा मैंने कोशिका वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है, आप एक बार उस चैप्टर को जरूर देखना। जीवधारियों के शरीर को बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं, है ना। हम सभी सजीवों का शरीर जिससे बना है वो कोशिका होती है, अंकित। ठीक है बच्चा, चलो, है ना। तो ये आप लोगों का हो जाता है क्या, पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जब ये टिश्यू पानी वाले पौधों में पाए जाते हैं तो इन ऊतकों का एक नाम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक डब्बा बनाकर, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाए। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो जलीय पौधों में इन्हें, जलीय पादपों में, जलीय पादपों में इन्हें एरनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरनकाइमा कहते हैं। तो एरनकाइमा इन्हीं को कहा जाता है कोलनकाइमा को। ठीक है, एरनकाइमा कहते हैं। तो जब ये पानी वाले पौधों में पाए जाते हैं बेटा, ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, जब ये पानी वाले पौधों में पाए जाते हैं तो फिर इन्हें एरनकाइमा कहते हैं। ठीक है, इन वाटर प्लांट, इन वाटर प्लांट, इन वाटर प्लांट दे कोल्ड एरनकाइमा। तो इनको क्या कहते हैं भाई? एरनकाइमा कहते हैं, एरनकाइमा। ठीक है, तो पानी वाले पौधे के अंदर इनको किस नाम से जाना जाता है? एरनकाइमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर। चलो, दिल्ली पुलिस वाले बैच से कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब अगले ऊतकों की तरफ चलते हैं। तो भाई अगले ऊतक हो जाते हैं कोलनकाइमा। दूसरे नंबर पर हो जाएंगे कोलनकाइमा, कोलनकाइमा। इनसे क्या क्वेश्चन आएगा भाई? तो ये जो कोलनकाइमा टिश्यू होते हैं ना मैम, ये क्या करते हैं? तो ये पादपों को, प्यारे दोस्तों, इनको कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण, इनको क्या कहते हैं हिंदी में? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक इनको कहा जाता है, कोलनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? तो ये जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं ना, पौधों को लचीलापन देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताओगे ये पादपों को लचीलापन देते हैं। ठीक है, पादपों को क्या करते हैं दोस्तों? लचीलापन। अच्छा, लचीलापन जानते हो? लचीलापन देते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऊतक पादपों को लचीलापन देते हैं? तो बताओगे कोलनकाइमा। प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी, ये फ्लैक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी टू प्लांट, पादपों को फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं दोस्तों, यानी पौधे लचीले, जब हवा चलती है पौधे ऐसे झूमते हैं, है ना, शाहरुख खान की तरह ऐसे ऐसे झूमते हैं पौधे। जब हवा चली ऐसे झूमे, तो इनमें जो लचीलापन है किसकी वजह से आया? इन्हीं ऊतकों की वजह से, कोलनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो इनसे इतना पॉइंट याद रखना है बस। पादपों को लचीलापन देने का काम कौन से ऊतक करते हैं? कोलनकाइमा। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये काम करते हैं। अब चलें आगे। एड्स कैसे होता है बेटा? बताया है मैंने एड्स आपको, जब बीमारी वाला चैप्टर कराया है। एड्स जो होता है उस इंजेक्शन के माध्यम से, है ना, और अनसेफ सेक्स के माध्यम से, ब्लड डोनेशन से, मम्मी से बच्चे में इस तरीके से फैल सकता है। अब देखो बात करते हैं, अगले होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं इनको कहते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़, दृढ़ का मतलब समझते हो? बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा टफ। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त ऊतक होते हैं बेटा। तो ये पादपों के मृत ऊतक हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से मृत होते हैं? तो ये मृत ऊतक हैं प्यारे दोस्त। ये डेड टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं पादपों में। मैम इससे पहले जो पढ़ाए थे वो लिविंग थे क्या? बिल्कुल। तो ये डेड है, ये डेड टिश्यू है, जबकि ये लिविंग है, और पैरेन्काइमा भी लिविंग है। ठीक है, तो ये मृत ऊतक हैं, दीज आर डेड टिश्यू। तो ये डेड टिश्यू होते हैं, दीज आर डेड टिश्यू। तो ये कैसे टिश्यू हैं भाई? डेड टिश्यू हैं, ये मृत ऊतक होते हैं पादपों के अंदर। ठीक है, इनमें लिग्निन की परत पाई जाती है।
तो इनके अंदर क्या होता है, लिग्निन की परत पाई जाती है। लिग्निन की परत, इन ऊतकों पर लिग्निन की परत पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि कौन से पादप ऊतक हैं जिनके अंदर लिग्निन की परत पाई जाती है, तो यही होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। लिग्निन एक तरह का पदार्थ होता है, लिग्निन एक तरीके का मटेरियल है, तो उसकी परत इनके ऊपर होती है। जैसे ये ऊतक हो गए आप लोगों के, ये ऊतक हो गए, इनके चारों तरफ लिग्निन की इस तरीके से लेयर पाई जाएगी। तो आप लोग बताओगे हैव लिग्निन, आप लोग बताकर चलते हैं, हैव लिग्निन, हैव लिग्निन लेयर। इनके पास लिग्निन की परत होती है, लिग्निन की लेयर पाई जाती है इन ऊतकों के पास, स्क्लेरेन्काइमा के पास। ठीक है, अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये किस काम आते हैं प्यारे दोस्त। पैरेन्काइमा को ही एरेन्काइमा कहते हैं बेटा, बिल्कुल वही मैंने लिखा है कि ये जो पैरेन्काइमा है, जब ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं तो इनको ही एरेन्काइमा कहा जाता है। पैरेन्काइमा को ही हम लोग एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, लेकिन कब, जब ये पानी में मिलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये दृढ़ ऊतक क्या काम करते हैं। तो ये जो दृढ़ ऊतक होते हैं प्यारे दोस्तों, इनके बारे में आप लोग याद रखना कि ये दृढ़ ऊतक जो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ये जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, ये किस में काम आते हैं दोस्तों, इनका क्या होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक, इनसे ही बनाई जाती है रस्सियां। ठीक है, जो रस्सियां बनाते हैं बेटा हम लोग, ये वो इन्हीं ऊतकों से बनती हैं। तो इनका उपयोग भी पेपर में आपको आता है कि इन ऊतकों का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये ऊतक कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इन ऊतकों का इस्तेमाल करते हैं रस्सियां बनाने में दोस्तों, है ना। तो इन्हीं ऊतकों से रस्सियां बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाने के अंदर। ठीक है, तो इन ऊतकों का इस्तेमाल होता है रस्सियां बनाने में, टू मेक रोप। रोप्स माने रस्सियां बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। जो आप देखते हो ना रस्सियां आती हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, वो है ना, इनका इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट बनाने में, है ना, टूथ ब्रश बनाने में, टूथपेस्ट नहीं टूथ ब्रश बनाने में, इनका इस्तेमाल टूथ ब्रश बनाने में भी होता है। ठीक है, तो टू मेक टूथ ब्रश, टूथ ब्रश को बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। क्लियर, टूथ ब्रश बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों चारपाई बनाने में। तो चारपाई तुमने देखी है ना, खाट जो होती है, चारपाई बनाने के लिए भी इन ऊतकों का इस्तेमाल चारपाई बनाने में भी होता है ना। यानी कि टू मेक कोट, जो चारपाई होती है उन ऊतक उसको बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है, कोट, चारपाई। ठीक है, और आपको यहाँ से पूछा जाता है कि नारियल जो होता है, नारियल इन्हीं का एग्जाम्पल है, नारियल इन्हीं ऊतकों का उदाहरण है, इन्हीं का उदाहरण है। तो नारियल पर क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप लोग नारियल को देखा है, नारियल जब आप नारियल को छीलते हैं तो नारियल से बड़ा भूसा सा निकलता है, तो नारियल का भूसा इन्हीं ऊतकों का बना होता है, यानी यही है वो ऊतक जो नारियल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नारियल इन्हीं का उदाहरण है, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग बताओगे हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट इज एग्जाम्पल ऑफ दीज टिश्यू, इज एग्जाम्पल ऑफ दीज टिश्यू। इन्हीं ऊतकों का एग्जाम्पल होता है जो नारियल है। नारियल को जब आप छीलते हो तो कितना सारा भूसा सा उससे निकलता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, तो लिग्निन की परत इन पर पाई जाती है जिस वजह से मृत हो जाते हैं बेटा, लिग्निन की परत की वजह से ही ये डेड होते हैं बेटा। इन पर लिग्निन की परत है तो लिग्निन एक डेड मटेरियल की तरह इनको काम कराता है, लिग्निन की वजह से ही मृत होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग मृत ऊतक कहते हैं। अब अगले जो ऊतक हो जाते हैं जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लोयम। तो भाई जटिल ऊतकों को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जाइलम और फ्लोयम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है इन दोनों के बारे में कि जो जाइलम होता है वो जल का स्थानांतरण करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन बताया था मैंने आपको जब टेरिडोफाइटा पढ़े थे, और फ्लोयम भोजन का स्थानांतरण करता है। फ्लोयम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो हमने पहले ही कर लिया था। तो प्लांट टिश्यू हो गए कंप्लीट, इतना आपको करना है प्लांट टिश्यू के। ठीक है ना। हाँ जी प्यारे दोस्त, रूप बिल्कुल आप बिल्कुल कर जाएंगे। ठीक है, चलो
तो अब आप लोगों ने देखा कपड़े धोने के ब्रश भी बन सकते हैं इससे, बिल्कुल, टूथ ब्रश भी और कपड़े धोने के ब्रश भी, ठीक है, दोनों बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जाइलम फ्लोएम हम टेरिडोफाइटा वाले जब मैंने आपको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ाए थे, तो तब वहां पर आपको बता दिया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गई बातें? अनीशा क्या समझ नहीं आया बेटा? अनीशा क्या समझ नहीं आया? क्या आपको ये समझ नहीं आया कि चारपाई क्या होती है मेरा बच्चा? या आपको ये समझ नहीं आया कि टूथब्रश क्या होते हैं? या आपको ये समझ नहीं आया कि नारियल क्या होता है? रस्सियां क्या होती हैं? रस्सियां देखी हैं, वो इन्हीं से बनती हैं, ठीक है। टूथब्रश ब्रश करते हैं तो टूथब्रश भी इसी से बनाए जाते हैं। चारपाई खाट जो होती है, खाट को बनाने में भी तो रस्सियां काम आती हैं, वो इनसे ही बनती हैं। और नारियल को जब आप छीलते हो, जब जब नवरात्रे आते हैं तो पूजा में नारियल रखते हैं, है ना? तो पूजा में जब उस नारियल को छीलते हैं इतना सारा, तो वो वही होती है, जो भूसा सा जो निकलता है वो यही होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब मैं चलती हूँ एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है इकोलॉजी। जिसका नाम है दोस्तों इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट चैप्टर पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी, जिसका नाम है इकोलॉजी पारिस्थितिकी। तो भाई अब आ गए हैं हम बायोलॉजी के एक और नए चैप्टर की तरफ, और दिस इज द लास्ट चैप्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात? इकोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी, है ना? क्लियर? ओके मैम, आ गया। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। अब देखो पारिस्थितिकी क्या होता है, समझना। मान लीजिए यहाँ कोई जीव खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई जीव है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। जीव क्या होते हैं बेटा, जल्दी बताओ, जीव क्या होते हैं ये बताओ मुझे। मान लीजिए पारिस्थितिकी क्या होता है मैडम? अगला चैप्टर है बेटा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट चैप्टर इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, अब प्लांट टिश्यू खत्म, बोटनी खत्म, अब आप लोगों को पारिस्थितिकी पढ़ना है, इकोलॉजी, ठीक है। हाँ जी अंकित, लास्ट चैप्टर, ठीक है। अब देखो इधर सुनो, जो ये कोई जीव है, यहाँ पे कोई जीव खड़ा है, कोई ऑर्गेनिज्म। जीव कुछ भी हो सकता है, जो जो सजीव है वो जीव है, जो जिसमें जीवन है वो जीव है। जीवाणु सजीव होते हैं, पेड़ पौधे सजीव होते हैं, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा मछली सांप चूहा मकड़ी बिच्छू चींटी सब सजीव होते हैं। हम लोग भी जीव की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कोई जीव है, और ये कहाँ रहता है? ये रहता है पर्यावरण में। भाई कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, कहीं ना कहीं तो पर्यावरण में रहेगा ना कोई जीव, यानी एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट में रहता है कोई जीव। तो जीव का उसके पर्यावरण के साथ और पर्यावरण का जीव के साथ जो संबंध है, यही होता है इकोलॉजी। अब जैसे कि भैया आप समझ लो कि मछली है, मछली कहाँ रहती है बताओ सारे बच्चे? मछली कहाँ रहती है? मछली एक सजीव ही तो है, मछली भी तो जीव है ना, उसमें भी तो दिल है, वो भी तो सांस लेती है, वो भी तो बच्चे पैदा करती है मछली, तो मछली भी सजीव हो गई। तो मछली जो होती है प्यारे दोस्त, वो कहाँ रहती है? आप कहोगे मैम पानी में रहती है, नदी तालाब समुंदर, पानी में रहती है मछली। तो मछली का जो संबंध उसके पर्यावरण यानी उसके पानी से है। और पानी में कौन रहता है? मतलब पानी, पानी में भी जो ऑक्सीजन वगैरह बढ़ती है, या पानी के अंदर भी जो मिनरल वगैरह बनते हैं वो उन्हीं से बनते हैं जो पानी के अंदर जीव रह रहे हैं। तो मछली के लिए पानी जरूरी है और पानी के लिए मछली जरूरी है ना? तो जीव का उसके पर्यावरण के साथ और पर्यावरण का जीवों के साथ जो संबंध होता है, उसी को कहते हैं इकोलॉजी, उसी को कहते हैं इकोलॉजी। तो एक दूसरे के साथ जो संबंध है वही होता है इकोलॉजी। तो आप लोग बता सकते हो जीवों का, इकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? जीवों का उनके पर्यावरण के साथ, उनके पर्यावरण के साथ, है ना, उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन, संबंध का अध्ययन, का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो जीवों का उनके पर्यावरण के साथ
संबंध का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। तो भाई ये जीव है, ये इसका पर्यावरण, तो जीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंध का अध्ययन होता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बताएंगे पारिस्थितिकी क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ organism with their environment, environment, ठीक है, is called ecology। तो भाई इकोलॉजी क्या होता है, जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर? तो हमने यहीं से याद कर लिया ये कि जीवों का उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है वही होता है इको। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। अब आपको ये पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन होते हैं, पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो कभी भी आपको पूछे कि पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि जो पारिस्थितिकी होती है ना, पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो बताओगे अलेक्जेंडर को। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है पारिस्थितिकी के पिता। फादर ऑफ इकोलॉजी आप क्या कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कहे जाते हैं। शुभम, भावना मैडम जी क्या उत्तर दे? प्रश्न तो पूछे पार्थ, प्रश्न तो पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? कदाचित उत्तर देंगे हम आपको। ठीक है, जल्दी से बताओ। टूथ ब्रश तो प्लास्टिक के बनते हैं बेटा, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन आप चाहें तो वो जूट या ये जो आपके रेशे होते हैं ना, जो रस्सी बनाने का काम करते हैं, वो उन्हीं रेशों के बनते हैं। प्लास्टिक में उनकी कोटिंग की जाती है ना, प्लास्टिक में उनकी कोटिंग की जाती है प्यारे दोस्त। ठीक है, क्लियर? खिंचाव पैदा होता है जब आप खांसते हो, तो डायफ्राम आपकी पसलियों पर प्रेशर डालता है, जिससे दर्द होता है पसलियों में जब आप खांसते हो। हु हु। समझ में आ गई बात, क्लियर? अब आ जाओ, तो ये आपने गोले पढ़ लिया, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। अब बात करते हैं कि इकोलॉजी के, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी यानी आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है यूजिन ऑडम। ठीक है, यूजिन ऑडम। तो मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ नीचे, आपको पूछा जाएगा आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता। एक कलर वो हो जाएगा, से लिख दे। ठीक है, आपको कभी भी पूछे कि भाई आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता, आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता, पारिस्थितिकी के पिता पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो गए, लेकिन जब आपको आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता पूछे तो बताओगे और यहाँ पर यूजिन ऑडम। ठीक है, यूजिन ऑडम। ठीक है, यूजिन ऑडम, ये भी कई बार आ जाता है पेपर में। ठीक है, यूजिन ऑडम, ये होते हैं आपके पारिस्थितिकी के आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता। ठीक है, आधुनिक पारिस्थितिकी। क्लियर? तो ये दो चीजें आप लोगों को पूछी जाती हैं। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी की इकाई किसको कहा जाता है? ये आपसे पूछ सकता है पेपर में कि पारिस्थितिकी की इकाई किसको कहते हैं? तो पारिस्थितिकी की इकाई होता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी की इकाई। तो भाई पारिस्थितिकी की इकाई किसको कहा जाता है? पारिस्थितिकी की इकाई, पारिस्थितिकी की इकाई,
पारिस्थितिकी की इकाई किसको कहा जाता है? यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, सॉरी इकोलॉजी, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो यूनिट ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? इकोसिस्टम को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है या पारितंत्र को कहा जाता है, जिसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? आप बताते हो कि पारितंत्र पारिस्थितिकी की इकाई कही जाती है। पारितंत्र यानी कि पारितंत्र क्या होता है? हमारे पर्यावरण के अंदर, है ना, हमारे पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक कारक हैं वही होते हैं पारितंत्र। तो पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक कारक होते हैं वो बनाते हैं हमारे इकोसिस्टम को। तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है? मैं यहाँ बताती हूँ आपको। इकोसिस्टम, इकोलॉजी की इकाई है इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। अब पारितंत्र क्या होता है? तो आप लोग बताओगे कि पारिस्थितिकी के अंदर ये जो पारिस्थितिकी है, यानी आप पढ़ चुके हो पारिस्थितिकी क्या होता है? जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी है। तो पारिस्थितिकी में जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, पारिस्थितिकी में जैविक और अजैविक घटक, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई। जैविक तथा अजैविक घटक कौन से होते हैं? तो ये पूछा जाता है। जैविक तथा अजैविक घटकों को हम पारितंत्र कहते हैं प्यारे दोस्त। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी के अंदर जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओगे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स in an ecosystem, in and ecology, है ना, are known as ecosystem, ठीक है। इकोसिस्टम कैसे बनता है प्यारे दोस्तों? जब पारिस्थितिकी में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिल जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक मिल जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में आता है कि जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं। ये पेपर में आता है आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। ये पेपर में आता है, आपको समझने के लिए पेपर में आता है कि जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं प्यारे दोस्त। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों की। इनसे क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में, ठीक है। तो जब कभी भी आपको पूछे कि जैविक घटक कौन होते हैं, अभी बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आता है। छांटने को आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी के अंदर या एक इकोसिस्टम का जैविक घटक है? बायोटिक कंपोनेंट, विच इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र में जैविक घटक कौन होते हैं? तो जैविक घटक होते हैं सजीव। जैविक घटक किसको कहा जाता है बेटा? सजीवों को। तो पारितंत्र के अंदर जब भी आपको जैविक घटक पूछे तो ये कौन होते हैं? सजीव होते हैं बेटा, सजीव हमेशा जैविक घटक के अंदर आते हैं, ये होते हैं लिविंग्स। अब मुझे बताओ सजीव कौन कौन है? अगर कभी आपको पूछ ले कि एक पारितंत्र के जैविक घटक कौन से होते हैं या एक पारितंत्र में जैविक घटक को छांटिए, तो जैविक घटक कौन से होते हैं प्यारे दोस्त? ये बताओ। जैविक घटक में कौन आते हैं? सजीव होते हैं जैविक घटक। अब सजीव कौन है बताना मुझे जल्दी से। अगर मैं आपको कहूं कि जीवाणु क्या है तो आप कहोगे मैम सजीव है, तो जीवाणु किस में आएगा? जैविक घटक में आएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैम पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो पेड़ पौधे सजीव होते हैं प्यारे दोस्त। भाई पेड़ पौधे भी तो सजीव है ना। प्लांट, तो प्लांट किस प्रकार के घटक होंगे? आपने कहा मैम जैविक होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैडम जंतु, जितने भी जंतु हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी एनिमल हैं इस पृथ्वी पर, वो क्या होंगे? तो मैम सजीव होंगे, बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं मैम कवक, जैसे कवक होते हैं बेटा, मशरूम वगैरह, ये सब सजीव होते हैं, कवक, फंगस, तो ये भी किस में आ जाते हैं? आप बताते हो मैम जैविक में आएंगे, क्योंकि जैविक घटक वो हैं जो सजीव होते हैं, तो ये सब सजीवों की कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी जानवर का नाम दे दिया,
आपको दे दिया बकरी, बकरी क्या है बताओ। आपको दे दिया गाय, गाय क्या है बताओ। आपको दे दिया शेर, शेर क्या है बताओ। आपको दे दिया मानव, मानव क्या है बताओ। तो ये सब इकोसिस्टम के अंदर जैविक घटक के रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सब सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई गोट हो जाती है, ठीक है, गोट हो जाएगी, काव हो जाएगी, ये तो जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये यानी कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीवाणु हैं, वो सब किस में आते हैं, जैविक घटक में। शैवाल पेड़ पौधों में ही आ जाएंगी बेटा, शैवाल भी, एल्गी भी, बिल्कुल शैवाल, ठीक है। एल्गी जो होती हैं, एल्गी इसी में आ जाएगी। लाइकेन नाम के पौधे होते हैं, लाइकेन, वो सब इसी में आ जाएंगे बेटा। तो आपको समझ में आया। तो छांटने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन इकोसिस्टम में एक जैविक घटक का उदाहरण है या कौन जैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो आपको पहचानना होगा। तो जैविक घटक वो हैं जो हमेशा सजीव होते हैं, जो हमेशा सजीव होते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं प्यारे दोस्त, सजीव जैविक घटक में। अच्छे से पहचान लोगे, जिसमें जीवन पाया जाए, जो सजीव हो। कोई भी पक्षी दे दिया जाए तो वो सजीव होगा। रोहित बेटा क्या पूछ रहे हो। अब आ जाते हैं अजैविक घटक की तरफ। अब आ जाएंगे हम लोग किस पर भाई, अजैविक घटक कौन से हैं, इकोसिस्टम के अजैविक घटक कौन। अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट आपको पूछेगा। अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं भाई, तो जो निर्जीव होते हैं वो होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जिनमें जीवन नहीं है दोस्तों, जो निर्जीव है ना। अजैविक में कौन आते हैं, जो निर्जीव होते हैं। लाइक आपको कभी भी पूछे ये क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग होंगे बेटा। ये कैसे होते हैं, ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, ये निर्जीव हैं, ये निर्जीव हैं प्यारे दोस्त, इनमें जीवन नहीं होता। अब जैसे मैं आपको कहूँ मिट्टी, मिट्टी क्या है, मिट्टी सजीव है निर्जीव है। कहोगे मैम मिट्टी तो निर्जीव है, मिट्टी क्या प्रजनन करती है क्या, नहीं। मैंने कहा पानी, पानी क्या है प्यारे दोस्त, तो आपने कहा मैम पानी भी निर्जीव है, तो ये भी क्या हो गया, निर्जीव की कैटेगरी में आ गया। मैंने आपसे कहा कि जितनी भी वायुमंडल में गैसें हैं, गैसेस क्या हैं, आप कहोगे मैम निर्जीव हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि जो पहाड़ होते हैं प्यारे दोस्त, पहाड़ है ना, या चट्टाने आपको कभी भी पूछ ले तो क्या होती हैं, निर्जीव होती हैं, ठीक है। माउंटेन आप लोग बताओगे, माउंटेन्स बता दीजिए, रॉक्स बता दीजिए, तो ये सब क्या होती है, आपकी निर्जीव की कैटेगरी में आती हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि तापमान, वायुमंडल में जो तापमान होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर सजीव है क्या, टेम्परेचर खाना खाता है क्या, ये बताओ, तो नहीं मैडम ये तो निर्जीव में आ गया। अगर मैंने आपसे कहा आर्द्रता, वायुमंडल में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है ना, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हो, ठीक है, मॉइस्चर, आर्द्रता, मॉइस्चर आप लोग बोल सकते हो, या नमी या आर्द्रता इसको बोल सकते हो, ठीक है। या कई बार ये ह्यूमिडिटी के नाम से भी आ जाती है, ह्यूमिडिटी। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आप लोगों के अजैविक कारकों में आ जाते हैं, है ना। किस में आ जाते हैं दोस्तों, अजैविक कारकों में। तो इनमें से कोई भी सजीव नहीं है, तो ये आ जाते हैं अजैविक में। तो आपको छांटने को आता है जैविक और अजैविक कारक। अब मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से छांट लोगे कि कौन सी जैविक कारक होते हैं, कौन से अजैविक कारक होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलें अब आगे, है ना। ब्लॉक नहीं है कोई भी, सबको, सबका कमेंट मेरे पास तक आ रहा है ना। अब चलते हैं आगे, है ना। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे अब हम लोग कि मैम जो इकोसिस्टम होता है हमारा, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पिरामिड पाए जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो अब हेडिंग डालेंगे पारितंत्र के पिरामिड, अब हेडिंग डालेंगे पारितंत्र के पिरामिड। तो भाई जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र के पिरामिड कौन कौन, पिरामिड, ठीक है। तो पारितंत्र के पिरामिड आपको पूछा जाता है पेपर में, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। तो भाई पारितंत्र में पिरामिड क्या होते हैं ये आपको पूछा जाएगा। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के पिरामिड क्या होते हैं ये आपको पूछता है। तो पिरामिड होती है एक त्रिभुजाकार संरचना,
ठीक है, तो कभी भी पूछे कि पिरामिड क्या है तो बताओगे पिरामिड एक त्रिभुजाकार संरचना होती है। कैसी संरचना है बेटा? त्रिभुजाकार संरचना है। ठीक है, त्रिभुजाकार संरचना। हमारे इकोसिस्टम में जीवों की संख्या को दर्शाने के लिए, जीवों की ऊर्जा को दर्शाने के लिए एक त्रिभुजाकार संरचना बना दी गई है, उसी को कहते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या है? एक त्रिभुजाकार संरचना है। और ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, तो ये क्या होते हैं? ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। तो ये होते हैं आप लोगों के कौन? पिरामिड। ये ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कैसी संरचना है? ऐसी, इस तरीके से, इसको कहते हैं पिरामिड। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इकोसिस्टम में जो पिरामिड हैं वो कैसे होते हैं? तो त्रिभुजाकार है। और कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर 3 टाइप। तो पिरामिड कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, बस इनके टाइप्स आपको याद रखने हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है इसमें 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। कितने टाइप्स के पिरामिड मिलते हैं भाई? 3 टाइप्स के। कौन कौन से होंगे ये आपको पूछा जाएगा। एक होता है प्यारे दोस्तों, पहले नंबर पर ऊर्जा का पिरामिड, है ना? ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड। तो पहला जो पिरामिड होगा वो होगा ऊर्जा का पिरामिड, जिसको कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, है ना? इंग्लिश में कहेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब ये एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है। ठीक, चलो दूसरा पिरामिड होता है पिरामिड, आप बताओगे किसका भाई? संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड बनता है संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड कौन सा होगा भाई? संख्या का पिरामिड, जिसको कहते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। मतलब ये नंबर बताता है कि किसकी संख्या ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं या मांसाहारी ज्यादा हैं या शाकाहारी ज्यादा हैं। ये बताओ मुझे, शेर ज्यादा है या पेड़ पौधे ज्यादा हैं? तो आप कहोगे मैम हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है, शेर की संख्या तो बहुत कम है। तो अभी बताएंगे, ये जीवों की संख्या के बारे में बताता है। और तीसरा हो जाता है दोस्तों जैव भार का पिरामिड। दूसरा जैव भार, इस पृथ्वी पर जीवों का टोटल भार कितना है, तो ये बताता है जैव भार, जैव भार का पिरामिड। इस तरीके से ये 3 पिरामिड होते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब जैव भार। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पिरामिड हमारे इकोसिस्टम में हो। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हमारे इकोसिस्टम में एक त्रिभुजाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो आप बता दोगे पिरामिड कहते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिड नहीं है? तो ये 3 तो पिरामिड होते हैं, इन तीनों के अलावा कोई और जो चौथा दिया हुआ हो वो पिरामिड नहीं होता, वो पिरामिड नहीं होगा। इस तरीके से ये 3 पिरामिड होते हैं। ठीक है, अब मैं मंडे में एक क्लास और लूंगी। देखो ये है पिरामिड, ये होता है पिरामिड। इस तरीके से ये 3 पिरामिड हैं। देखो इस तरीके से ये 3 पिरामिड हैं जो मैंने आपको बताए। ये रहा एनर्जी का पिरामिड, ये हमेशा सीधा होता है, इसकी चोंच हमेशा ऊपर रहती है बेटा, ये हमेशा सीधा होगा, है ना? ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। ये बायोमास जो है ये जल में उल्टा रहता है, याद रखना। तो जल जल होगा ना, पानी, पानी में ये उल्टा होता है। तो कौन सा पिरामिड पानी में उल्टा होगा? इन्वर्ट होता है ये वाटर के अंदर, इन्वर्ट, ये वाटर में इन्वर्ट होता है। और बायोमास यानी ये नंबर, संख्या का पिरामिड भी हमेशा सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, है ना? एनर्जी, ये बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको मैं मंडे में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, एक क्लास और लेंगे हम लोग मंडे की। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें? कल सैटरडे है और सैटरडे में आपकी क्लासेस वैसे तो नहीं होती हैं, लेकिन मेरा जो क्लास लेने का वो है प्यारे दोस्त, वो ये है कि मेरी तबीयत चल रही है ख़राब। तो मैं चाहती हूँ कि सैटरडे में, मेरी संडे में भी क्लास है प्यारे दोस्त, सुबह 9 बजे मेरी बिहार पुलिस दरोगा के लिए एक मैराथन क्लास है। क्योंकि अब मुझे 2 दिन से फीवर आ रखा है, मैं चाहती हूँ कि कल का जो मेरा दिन है वो मैराथन मुझे तैयार करनी है। इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी और थोड़ा सा मुझे आराम भी मिल जाएगा। ये कारण है कि कल क्लास ना लेने का। ठीक है बेटा,
क्योंकि संडे में मेरी मैराथन है सुबह 9 बजे, तो वो मैराथन भी मुझे रेडी करनी है, और दूसरा तबीयत खराब चल रही है, थोड़ा सा रेस्ट मैं चाहती हूँ। मैराथन कराने के लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, इसलिए कल तो नहीं हो पाएगी क्लास, मंडे में क्लास में आप। अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट है, बस इसी के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको हम कंप्लीट करें। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बातें? तो बहुत बढ़िया, मिलेंगे अब हम लोग कल की क्लास, मतलब मंडे की क्लास में, इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के साथ। इससे फूड चेन, फूड वेब, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये पूछे जाते हैं पेपर। ठीक है, नहीं समझ में आ गई भाई बात? क्लियर? चलो, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।